तनवीर ने इस कमरे से निकलने के लिए बेहद कोशिश की। उस जगह पर उसने गोलियां भी चलाईं जहां पहले दरवाज़ा था, लेकिन कुछ न हुआ। उसने उसके मैकेनिज्म को भी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन यूं लगता था जैसे इन दीवारों में सिरे से कोई मैकेनिज्म ही मौजूद ना हो। कमरा बिल्कुल बंद था, सिर्फ ऊपर छत में से हल्की सी रोशनी इस तरह निकल रही थी कि जैसे छत से वो छिन छिन कर नीचे आ रही हो, लेकिन बज़ाहिर देखने में छत सपाट ही लगती थी। तनवीर ने आखिरी चाराकार के तौर पर इस रोशन सपाट पर ही गोलियों की बुछाड़ कर दी, लेकिन गोलियां सपाट छत से टकरा कर नीचे आ गिरीं। माइकल और यार्की एक साइड पर खामोश खड़े हुए थे। इस उल्लू के पट्टे ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन हमें भी बुरी तरह फंसा कर रख दिया है। तनवीर ने झुलाकर फर्श पर पड़ी हुई लाने वाले की लाश को ठोकर मारते हुए कहा, बॉस, इसके लिबास की तलाशी ना ली जाए? हो सकता है कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमारे काम की हो। अचानक यार्की ने कहा। ओह हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, तनवीर ने चौंकते हुए कहा, और फिर जल्दी से झुककर उसने लाश के लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी। लेकिन चंद लम्हों बाद वो मुंह बुनाए उठ खड़ा हुआ। उसकी तमाम जेबें खाली थीं, उनमें कागज का पुर्जा तक मौजूद न था। मेरा ख्याल है बॉस, हमें इस तरफ से चौकना रहना चाहिए। जो कोई भी आएगा इस दरवाजे की तरफ से ही आएगा, माइकल ने कहा। वो अब आगे बढ़कर उस लाश के करीब आकर खड़े हो गए थे। हाँ, बशर्ते कि कोई आया तो, तनवीर ने होंठ भींचते हुए कहा, और अभी उसका फिक्रा ख़त्म ही हुआ था कि यकलक वो तेज सुर्ख रोशनी में पूरी तरह नहा गए। इन तीनों ने बेख्तियार अपने सर ऊपर को उठाए और फिर उन्होंने छत के उस रोशन सपाट से सुर्ख रंग का गुबार निकलते देखा। ये गुबार जैसे ही उनके जिस्मों से टकराया, बेख्तियार उनके हल्क से चीख निकल गई। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों के एक एक मसाम में किसी ने तेज धार खंजर उतार दिए हों। ये तकलीफ वो सिर्फ एक लम्हे के लिए उन्हें महसूस हुई, लेकिन उसे एक लम्हे ने उन पर खौफनाक क़यामत ढा दी। इस कदर खौफनाक अजियत उन्हें महसूस हुई कि शायद पूरी ज़िंदगी की अजियत भी मिलकर उस एक लम्हे जैसी न बन सके, और उनके जिस्म टेढ़े मेढ़े होकर नीचे गिर गए। आंखें फट गईं और खौफनाक अजियत की वजह से उनके चेहरे मसख होकर रह गए। और फिर मौत की तारीकी ने ही उन्हें इस खौफनाक अजियत से निजात दिलाई, और यकीनन ऐसी ही अजियत के बाद आने वाली मौत शायद सबसे बड़ी राहत मालूम होती है। ज़हनों पर तारीकी छा जाने के बावजूद खौफनाक अजियत का हल्का हल्का एहसास जैसे उनकी रूहों को मुसलसल कुछ किए दे रहा था। यकलक उनके ज़हनों में शदीद सर्दी का एहसास जागने लगा, और इस शदीद सर्दी ने उनके तारीक ज़हनों को जैसे झंझोड़ कर रख दिया था। और फिर तारीकी का वो पर्दा शदीद सर्दी की वजह से सुखता गया, और जहन से मिटने वाले एहसासात दोबारा जागना शुरू हो गए। और फिर उनके हल्कों से कराहें निकलीं, और उसके साथ ही उन्हें पूरी तरह इस बात का एहसास हुआ कि कोई खारी सी चीज़ उनके जिस्मों के अंदर जा रही है। तनवीर का ज़हन तो पूरी तरह जाग गया था, और उसे अपने जिस्म में दौड़ती हुई सर्दी की लहर पूरी तरह महसूस होने लग गई थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसी तरह को अंधेरा था। और फिर आखिरकार उसके जहन में सूरत हाल उजागर हो गई कि वो शदीद ठंडे पानी में डुबकियां खा रहा है, और इन्हीं डुबकियों की वजह से पानी उसके हल्क में अंदर पेट में भी जा रहा है। और अब उसे इस अंधेरे में कुछ कुछ नज़र भी आने लग गया था, और उसका एहसास होते ही उसने तेज़ी से अपने आप को संभाला और फिर एक साइड पर होकर तैरने लगा। चंद लम्हों बाद वो दीवार के साथ लगकर रुक गया। अब कम अज़ कम वो डुबकी न खा रहा था, लेकिन उसकी तबीयत बुरी तरह ख़राब हो रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म के अंदर कोई आदमी उसकी रगों को तेज़ आरी से मुसलसल काट रहा हो। अब उसे सारा माहौल वाज़े तौर पर नजर आने लग गया था। वो एक चौकोर कुएं की तह में मौजूद इंतहाई ठंडे पानी में था। उसके साथ ही उसे यार्की और माइकल का ख्याल आया, तो उसने मलगजे अंधेरे में पानी की सतह पर नजरें दौड़ाईं, और फिर उसे यार्की और माइकल को पहचानने में कोई दिक्कत ना हुई। वो दोनों तैरने के साथ साथ हरकत भी कर रहे थे, जबकि एक आदमी लाश की मानद तैर रहा था, और तनवीर समझ गया कि ये उस लाने वाले की लाश होगी। तनवीर तेजी से आगे बढ़ा, और फिर उसने यार्की और माइकल दोनों को पकड़ा और उन्हें भी घसीटता हुआ साइड की तरफ बढ़ा ही था कि यकलख्त उसकी नजरें दूसरी दीवार के साथ नसब लोहे की सीढ़ी पर पड़ गईं, जो नीचे से ऊपर जा रही थी। क्योंकि ये सीढ़ी दीवार के साथ नसब थी और दूसरी समत की दीवार में थी, इसलिए पहले वो तनवीर को नजर ना आ सकी थी। तनवीर यार्की और माइकल को खींचकर इस सीढ़ी की तरफ बढ़ा, और फिर उसने यार्की को एक सीढ़ी पर इस तरह उल्टा का डाल दिया जैसे तार पर कपड़ा सुखाने के लिए डालते हैं। माइकल को उसने इसे निचली सीढ़ी पर उसी तरह उल्टाया, और खुद उसने उछलकर उनसे ऊपर वाली सीढ़ी को दोनों हाथों से पकड़ा, और एक जोरदार झटके से उसका जिस्म उस सीढ़ी पर पहुंच गया। लेकिन सीढ़ी चौंके से हेलनज़दा थी, इसलिए झटके की वजह से जैसे ही उसका जिस्म ऊपर को उठा, उसके दोनों हाथ फिसले, और उसके साथ ही वो पेट के बल सीढ़ी के डंडे पर गिरा, और फिर उसके मुंह से जैसे पानी का फुहारा सा उबल पड़ा। उस वक्त तनवीर को एहसास हुआ कि माइकल और यार्की के हलक से भी इसी तरह पानी के फुहारे निकलकर नीचे गिर रहे हैं। उसने सीधे होने की कोशिश तर्क कर दी, और फिर चंद लम्हों बाद जब पानी निकलना बंद हो गया, तो उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी बुरी तरह मालिश करती हुई तबीयत अब ठहर गई हो। उसका मतलब था कि कुदरती तौर पर सीढ़ी के डंडे का जोर पेट पर पड़ने की वजह से पेट में मौजूद तमाम पानी निकल गया है।
तनवीर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके भारी भारी जिस्म में नई तवानाई आ गई हो। वो तेजी से सीधा हुआ और फिर ऊपर वाले डंडे को पकड़कर वो निचले डंडे पर पैर जमा कर खड़ा हो गया। उसके बाद वो तेजी से सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर छत तक पहुंच गया। ऊपर छत सपाट थी, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसे सीढ़ी के करीब एक हैंडल दीवार में लगा हुआ नजर आया। उसने एक हाथ से इस हैंडल को खींचा तो सीढ़ी के ऊपर छत का एक काफी बड़ा हिस्सा एक तरफ को हट गया। तनवीर ने ऊपर सर निकाल कर देखा तो उसने खुद को दोबारा उसी कमरे में पाया जहां से इस सुर्ख गुबार की वजह से वो गिरे थे, लेकिन अब वो दरवाजे के सामने की दीवार हटी हुई थी और दरवाजा नजर आ रहा था। तनवीर तेजी से वापस नीचे उतरने लगा और फिर उसने यार्की को बाजू से पकड़ा और उसे हवा में लटकाए हुए वो सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। उसने यार्की को उछालकर इस सुराख से बाहर फर्श पर फेंका और एक बार फिर नीचे उतरा। इस बार यही काम उसने माइकल के साथ किया और फिर चंद लम्हों बाद वो तीनों ही कमरे के फर्श पर पहुंच चुके थे। यार्की और माइकल अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। तनवीर ने भी झुककर उनकी नब्जें चेक की। वो दोनों भी अभी तक जिंदा थे। वो उनकी नब्ज बता रही थी कि उन पर इंतहाई गहरी बेहोशी तारी है, लेकिन बहरहाल नब्ज में जिंदगी की नवीद मौजूद थी। तनवीर ने माइकल की नाक और मुंह दोनों हाथों से मजबूती से दबाकर बंद कर दिए और नतीजा उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक ही बरामद हुआ। चंद लम्हों बाद ही माइकल के जिस्म में हरकत पैदा होनी शुरू हो गई तो तनवीर ने हाथ हटा लिए और दूसरे लम्हे माइकल के हल्क से करासी निकल गई। माइकल, होश में आओ, हम खतरे में हैं, तनवीर ने तेज लहजे में कहा और फिर यार्की की तरफ बढ़ गया। उसे होश में लाने के लिए भी उसने वही अमल दोहराया और थोड़ी देर बाद जब तनवीर ने हाथ हटाए तो यार्की के हल्क से बेयक वक्त 2-3 कराहें निकल गईं। ओह ओह, मैं जिंदा हूँ, ओह खुदा की पनाह, वो कैसी अजियत थी। माइकल की बड़बड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी और वो एक झटके से उठकर ना सिर्फ बैठ गया बल्कि गर्दन घुमा घुमा कर इधर उधर देख भी रहा था। छत से निकलने वाली रोशनी को बेहद हल्की हो गई थी, लेकिन बहरहाल वो मौजूद जरूर थी। इस तरह वो आसानी से एक दूसरे को देख सकते थे। मम मैं कहाँ हूँ, क्या कब्र में? यार्की की आवाज़ सुनाई दी। हम उसी कमरे में हैं, जल्दी होश में आ जाओ, तनवीर ने इस बार सख्त लहजे में कहा और उसके लहजे की सख्ती ने वाकई इन दोनों के शऊर को तेजी से जगा दिया। ओ बॉस, वो सुर्ख रोशनी, ओह किस कदर खौफनाक अजियत थी। यार्की ने उठकर खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, अगर हम फौरी ठंडे पानी में न गिर जाते तो शायद हमें कभी भी होश न आता। इसका मतलब है अभी हमारी जिंदगी खुदा को मतलूब है, तनवीर ने कहा। वो इस वक्त खाली हाथ खड़ा था क्योंकि मशीन गन तो पानी की तह में पहुंच चुकी थी। जब माइकल और यार्की दोनों ने अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अच्छी तरह संभाल लिया तो तनवीर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को जरा सा दबाया तो दरवाज़ा खुलता गया और तनवीर एक लम्हे तक रुक कर दूसरी तरफ की आहट लेता रहा। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन सीढ़ियों के इख्तिताम पर मौजूद दरवाज़ा बंद था। तनवीर और उसके साथी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर दरवाजे तक पहुंच गए। तनवीर ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई ऐसा बटन नजर न आ रहा था जिसकी मदद से दरवाज़ा खोल सकता। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को जरा सा दबाया तो दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। यह दरवाज़ा भी बंद न था और तनवीर के दबाने की वजह से उसमें जरा सी झरी पैदा हो गई थी, लेकिन दूसरे लम्हे उसने एक तवील सांस लिया क्योंकि दूसरी तरफ मौजूद सपाट दीवार नजर आ रही थी। तनवीर को याद था कि चार्जर ने आते वक्त पैनल पर सुर्ख रंग का बटन दबाया था तो ये दीवार एक तरफ हट गई थी। उसने दरवाजे को अंदर की तरफ खोलकर दीवार को दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया और फिर उसकी नजरें दीवार की दाएं तरफ एक छोटे से सुर्ख बटन पर पड़ गईं। उसकी आंखों में चमक आ गई। दूसरी तरफ यकीनन आदमी होंगे, हमने उनसे असला छीनना है, इसलिए पूरी तरह होशियार रहना, तनवीर ने मुड़कर माइकल और यार्की से सरगोशी करते हुए कहा और उसके बाद उसने बटन को उंगली से दबा दिया। बटन दबते ही दीवार तेजी से एक तरफ को हटी और तनवीर उछलकर दूसरी तरफ पहुंचा और उसके साथ ही वो तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे एक मशीन पर झुका हुआ आदमी उसके हाथों में था। उसी लम्हे माइकल और यार्की भी बिजली की सी तेजी से 2 अफराद पर झपट पड़े। वहां 4 आदमी थे और तनवीर ने यकलख्त अपने वाले आदमी को उठाकर चौथे पर फेंका और उसके साथ ही उसने उछलकर चौथे आदमी की जेब से निकलकर फर्श पर गिरने वाला सलंसर लगा रिवाल्वर झपट लिया और फिर कमरा ठक ठक की आवाज़ों और इंसानी चीखों से गूंज उठा। एक लम्हे में तनवीर ने चारों को ठिकाने लगा दिया था। माइकल और यार्की अपने अपने आदमी को नीचे गिरा चुके थे, लेकिन इन आदमियों ने उन्हें वापस रद्द अमल के तौर पर एक तरफ उछाल दिया था और उसी लम्हे तनवीर को मौका मिल गया। उसने सलंसर लगे रिवाल्वर से चारों का पलक झपकने में खात्मा कर दिया था। कमरे में अब वो तीनों खड़े थे। तनवीर ने तेजी से इधर उधर देखा और फिर उसकी नजरें सामने एक दीवार के कोने पर जम गईं जिस पर उसे ऐसा ही सुर्ख बटन नजर आ रहा था जैसा उसने तहखाने से ऊपर आते हुए देखा था। वो तेजी से उसकी तरफ लपका और उसने बटन दबा दिया। बटन दबते ही साथ वाली दीवार का एक हिस्सा खुलता गया। उधर भी सीढ़ियां नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थीं। इनकी तलाशी लो, इनके पास भी असला होगा और तुम यहीं रुकोगे, तनवीर ने तेज लहजे में कहा और फिर सीढ़ियां उतरता हुआ तेजी से नीचे पहुंच गया।
नीचे एक कमरे का दरवाजा था जो खुला हुआ था। तनवीर जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुआ, अचानक उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी और वो उछलकर मुंह के बल आगे फर्श पर गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही जैसे गेंद उछलती है उसी तरह तनवीर का जिस्म न सिर्फ उछला बल्कि वो साथ ही तेजी से घूम भी गया और उसकी घूमती हुई लातें दूसरी तरफ लगाने के लिए झुकने वाले आदमी के जिस्म से टकराईं और वो चीखता हुआ दीवार से जा टकराया। उसके हाथ में मौजूद लकड़ी का ठोस डंडा भी चन्नाक की आवाज के साथ एक तरफ जा गिरा। अचानक नीचे गिरने की वजह से साइलेंसर लगा रिवाल्वर तनवीर के हाथों से निकलकर एक तरफ जा गिरा था, इसलिए तनवीर ने झपट कर वही डंडा उठाया और उसके साथ ही कमरा एक करिश चीख से गूंज उठा। दीवार से टकराकर वापस आते हुए आदमी के सर पर पूरी कुव्वत से डंडा पड़ा और वो चीख के साथ नीचे गिरा ही था कि तनवीर का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और इस बार उस आदमी की खोपड़ी इस तरह फट गई जैसे तरबूज पुख्ता जगह पर गिरने से फट जाता है। तनवीर ने एक तवील सांस लेकर डंडा एक तरफ फेंका और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कमरा खाली था। एक तरफ पड़ा हुआ रिवाल्वर तनवीर को नजर आया और उसने उसे उठा लिया और फिर उसकी नजरें दीवार में मौजूद ठोस फौलादी दरवाजे पर जम गईं, जिसके ऊपर सुर्ख रंग का चक्कर बना हुआ था। इस दरवाजे और इस चक्कर की साख्त ऐसी थी जैसे एटॉमिक लेबॉर्ट्रियों के दरवाजे होते हैं। तनवीर तेजी से आगे बढ़ा और उसने चक्कर को दोनों हाथों से पकड़कर तेजी से राउंड दी कलाक घुमा दिया। दूसरे लम्हे खटाक की आवाज सुनाई दी और भारी दरवाजा खुद ब खुद अंदर की तरफ खुलता चला गया। दरवाजा खुलते ही तनवीर को हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ और हल्की नीले रंग की रोशनी नजर आई। तनवीर तेजी से आगे बढ़ा और फिर उसके चेहरे पर यकलख्त कामयाबी की तेज चमक उभर आई। सामने एक बेड पर उसे कमांडर हारिस लेटा हुआ नजर आया। कमांडर हारिस के सर पर शफाफ शीशे का कंटोप चढ़ा हुआ था, जिससे निकलने वाली बेशुमार तारें एक बड़ी मशीन के साथ मुंसलिक थीं। कमांडर हारिस की आंखें बंद थी, मशीन चल रही थी। तनवीर जल्दी से उस मशीन की तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि मशीन की साख्त उसे किसी हद तक समझ आ गई थी। ये ज़हनी तौर पर मालूमात हासिल करने वाली मशीन थी, लेकिन मॉडल इंतहाई जदीद था। तनवीर ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका ऑफ वाला बटन तलाश किया और फिर उसे ऑफ कर दिया। दूसरे लम्हे मशीन हल्की सी सरसराहट से बंद हो गई। तनवीर मशीन ऑफ करके कमांडर हारिस की तरफ लपका और उसने कंटोप की बेल्टें खोलनी शुरू कर दी और फिर उसने कंटोप को कमांडर हारिस के सर से हटा दिया। कमांडर हारिस ने आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखों में शऊर की चमक मौजूद न थी। यूं लगता था जैसे उसका शऊर सो चुका हो। उसके हाथ और पैर बेड के साथ तस्मों से बांध दिए गए थे। तनवीर ने जल्दी से ये तस्मे खोल दिए। कौन हो तुम? उसी लम्हे कमांडर हारिस की बराई हुई आवाज सुनाई दी और पैरों का तस्मा खोलते खोलते तनवीर तेजी से पलटा। कमांडर हारिस अब उठकर बैठ चुका था। उसके चेहरे पर शदीद हैरत थी क्योंकि तनवीर लिबास अभी तक भीगा हुआ था। वैसे अब उसकी आंखों में शऊर की चमक लौट आई थी। मैं आपका दोस्त हूँ, आपको इन यहूदियों की कैद से छुड़ाने आया हूँ, तनवीर ने जल्दी से कहा। दोस्त और छुड़ाने? लेकिन कमांडर हारिस का चेहरा तनवीर के अल्फाज सुनकर बुरी तरह फड़कने लगा। तनवीर ने जल्दी से उसका आखिरी तस्मा खोल दिया। जल्दी कीजिए, अभी यहाँ से निकलना भी है, तनवीर ने तेज लहजे में कहा। नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो, पूरी तरह शनाख्त कराओ, कमांडर हारिस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। कमांडर हारिस, मेरा ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से है, मेरा नाम तनवीर है, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस? ओह, उसका लीडर कौन है? कमांडर हारिस बाकायदा इंटरव्यू पर उतर आया था। एक्स्ट्रो, तनवीर ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। उसे एक एक लम्हा गिरान लग रहा था और कमांडर हारिस इस तरह इंटरव्यू में मसरूफ हो गया था जैसे वो किसी महफूज जगह पर मौजूद हो। नहीं, उस आदमी का नाम बताओ जो सीक्रेट सर्विस को अमली तौर पर लीड करता है, कमांडर हारिस ने कहा। कमांडर हारिस, हम इंतहाई खतरनाक हालात में घिरे हुए हैं, आप खामखा जिद कर रहे हैं, आपका मतलब शायद अली इमरान से है, तनवीर ने इस बार इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। उस अली इमरान की आदत बताओ, कमांडर हारिस ने इस बात को नजरअंदाज करके एक और सवाल जड़ दिया, लेकिन दूसरे लम्हे वो एक चीख मारकर बेड पर उल्ट गया। तनवीर ने पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर मुक्का जड़ दिया था। कमांडर हारिस एक मुक्का खाकर गिरने के बाद तेजी से उठने ही लगा था कि तनवीर ने दूसरा मुक्का जड़ दिया और इस बार कमांडर हारिस बेहिस्सो हरकत होकर गिर गया। उल्लू का पट्टा, हमारी जान पर बनी हुई है और ये इमरान की खसूसियात पूछने बैठ गया है, तनवीर ने गुराने कैसे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने दोनों हाथों से कमांडर हारिस का पकड़ा और एक झटके से उठाकर उसे कंधे पर लाद लिया और थोड़ी देर बाद वो ऊपर वाले कमरे में पहुंच चुका था। दरमियानी दरवाजे चौंके खुद ब खुद बंद हो चुके थे, इसलिए नीचे की आवाजें ऊपर ना पहुंच सकी थीं और उसे ऊपर पहुंचने के लिए दरवाजे को दोबारा बटन दबाकर खोलना पड़ा था। ये कौन है बॉस? यार्की ने कमांडर हारिस को देखते ही चौंक कर पूछा और माइकल जो एक खुली अलमारी के साथ खड़ा था चौंक कर मुड़ा। इस आदमी को यहाँ से निकालने के लिए मैं आया था, ये कमांडर हारिस है, फलस्तीनी सरबराह, तनवीर ने कहा। बॉस, मैंने इस अड्डे से निकलने का एक खास रास्ता ढूंढ लिया है, एक डायरी मिली है किसी आदमी के हाथ की लिखी हुई, वो रास्ता इसी कमरे से जाता है, माइकल ने तेज लहजे में कहा। अच्छा, कौन सा रास्ता है, जल्दी करो, एक एक लम्हा इंतहाई कीमती है, तनवीर ने कहा और माइकल दौड़ता हुआ कोने में नस्ब एक छोटी सी मशीन की तरफ बढ़ गया।
उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाए तो मशीन के नीचे का फर्श एक तरफ हट गया। अब एक तंग सा रास्ता स्लाइडिंग अंदाज में दूर तक जाता दिखाई दे रहा था और फिर माइकल के इशारे पर तनवीर और यार की तेजी से उस रास्ते की तरफ बढ़ गए। वो उतराई पर खासी रफ्तार से आगे बढ़े चले जा रहे थे। चंद लम्हों बाद माइकल भी उनके पीछे आ गया। रास्ता आगे जाकर एक मोड़ काट कर खत्म हो गया। वो एक ऐसे गारनुमा कमरे में पहुंच गए जो हर तरफ से बंद था। अब क्या करना है? तनवीर ने पूछा। 1 मिनट, माइकल ने कहा और तेजी से गार में उभरी हुई एक चट्टान की तरफ बढ़ गया। उसने इस चट्टान को जोर से बाईं तरफ धकेला तो एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ चट्टान एक तरफ को खिसक गई और अब चट्टान के अकब में एक और रास्ता नजर आ रहा था। बॉस, ये रास्ता हमें इस जमींदोज अड्डे से निकालकर जजीरे की बैरूनी सतह तक ले जाएगा, माइकल ने कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। कमांडर हारिस अभी तक उसके कंधे पर लदा हुआ था। ये रास्ता भी स्लाइडिंग अंदाज में था, लेकिन अब ये नीचे उतरने की बजाय ऊपर को जा रहा था और वो चढ़ाई के से अंदाज में चढ़ते हुए ऊपर पहुंच गए। रास्ते का इख्तिताम एक बार फिर संगीन चट्टान पर हुआ। माइकल ने उस चट्टान की जड़ में पैर मारा तो चट्टान एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ एक तरफ को हट गई और फिर वो बाहर आ गए। वो वाकई जजीरे की बैरूनी सतह पर पहुंच चुके थे, जहां हर तरफ दरख्त ही दरख्त फैले हुए थे और बड़ी बड़ी झाड़ियों की कसरत थी। बॉस, आदमी! अचानक यार्की की सरसराती हुई आवाज सुनाई दी और तनवीर तेजी से घूमा और फिर उसे कुछ दूर एक बड़ी सी लकड़ी की छतरी नजर आ गई, जिसके नीचे एक दूरबीन नुमा बड़ी सी मशीन नस्ब थी और उसका रुख उनकी मुखालिफ समत था और वहां 5 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, जिनमें से 4 तो सीधे खड़े थे जबकि एक उस दूरबीन नुमा मशीन पर झुका हुआ था। तुम यहीं रुको, मैं आगे जाता हूँ, तनवीर ने जल्दी से कमांडर हारिस को नीचे एक झाड़ी की ओट में लेटाते हुए कहा और फिर जेब में मौजूद सलंसर लगा रिवाल्वर निकालकर वो जमीन पर लेट गया। किसी सांप की सी तेजी रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। अभी वो जरा सा आगे बढ़ा था कि यकलख्त एक तरफ से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे झींगर बोल उठता है। तनवीर एक लम्हे के लिए रुका। दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि झींगर की आवाज सुनते ही छतरी के पास मौजूद अफराद न सिर्फ बिजली की सी तेजी से घूमे बल्कि साथ ही वो दूरबीन भी उसकी तरफ घूम गई। लेकिन उसी लम्हे तनवीर के हाथ में मौजूद रिवाल्वर से खटाक की आवाज के साथ गोली निकली और मशीन की बड़ी स्क्रीन एक जोरदार धमाके से फट गई। उसके साथ ही मुसल्लह अफराद ने तेजी से कांधों से लटकी हुई मशीन गन्ने उतारनी शुरू की ही थी कि तनवीर मुसलसल ट्रैगर दबाता चला गया और ठक ठक की आवाज के साथ ही वो चारों अफराद चीखते हुए उलटकर नीचे गिरे और तनवीर उठकर बिजली की तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। उसे 5वें आदमी की फिक्र थी जो मशीन के पीछे मौजूद था। वो अभी तक नजर न आया था और उसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ था। जैसे ही वो मशीन के पास पहुंचा उसने उस 5वें आदमी को किसी जंगली खरगोश की तरह तेजी से चट्टान की तरफ भागते हुए देखा और तनवीर ने ट्रैगर दबा दिया। वो तनवीर तक रिवाल्वर की रेंज में था और दूसरे लम्हे वो उछलकर वहीं गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। तनवीर ने एक मशीन गन झपटी और फिर दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया। गोली उस आदमी की पुश्त में लगी थी। वो अभी तक मुर्दा जमीन पर पड़ा उस तरफ फड़क रहा था जैसे पानी से निकली हुई मछली तड़पती है। तनवीर ने उसके सीने से जाकर मशीन गन की नाल लगा दी। इस जजीरे से निकलने का रास्ता बताओ, जल्दी बताओ, लांचे किस तरफ हैं? तनवीर ने गुराते हुए कहा। तक तुम नहीं निकल सकोगे, बास को इत्तला मिल चुकी है, अब तुम ना निकल सकोगे, इस आदमी ने खड़खड़ाहट भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। तनवीर ने एक तवील सांस लिया और फिर वो तेजी से मुड़ा तो उसने माइकल और यार्की को करीब आते देखा। कमांडर हारिस को माइकल ने उठाया हुआ था और उनके हाथों में मशीन गन्नें भी थीं। तनवीर गौर से इधर उधर देख रहा था लेकिन हर तरफ घना जंगल फैला हुआ था। अब और कोई सूरत नहीं, किसी भी तरफ चल पड़ो, जल्दी करो, आखिर ये जजीरा है, हम यकीनन समुद्र तक पहुंच जाएंगे, तनवीर ने कहा और तेजी से शुमाल की तरफ बढ़ने लगा। ये वही समत थी जिस तरफ पहले इस बड़ी सी दूरबीन का रुख था। दरख्तों में चलते चलते अचानक वो ठठक कर रुक गया क्योंकि एक बार फिर उनके दाएं तरफ से झींगर की आवाज सुनाई दी थी। हथियार फेंक कर हाथ उठा दो, तुम चारों तरफ से घेरे में लिए जा चुके हो, अचानक एक तरफ से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। लेट जाओ, तनवीर ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने जमीन पर गिरकर उसी तरफ मशीन गन का फायर खोल दिया जिधर से आवाज आई थी। उसी लम्हे फायर की आवाज गूंजी और फिर उनके सरों से चंद इंच ऊपर गोलियों का तूफान सा गुजरने लगा। वो ये कमांडर हारिस की वजह से हमें गोलियां नहीं मार रहे, चीखो जैसे तुम हिट गए हो, तनवीर ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसके हल्क से एक चीख निकली। दूसरे लम्हे माइकल ने भी उसी तरह चीख मारी। यार्की ने यह कार्रवाई दोहराई। खामोश पड़े रहना, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए फायरिंग रोक दी। हमने तुम्हें चेक कर लिया है, उठकर खड़े हो जाओ, इस बार फिर चीखती हुई आवाज सुनाई दी। लेकिन तनवीर और उसके साथ ही उसी तरह बेहिस हरकत पड़े रहे। अलबत्ता उनकी आंखें खुली पड़ी अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। कमांडर हारिस भी उनके करीब ही पड़ा हुआ था। हदायत बार बार दोहराई जाती रहीं, फिर अचानक खामोशी तारी हो गई।
چند لمحوں بعد انہیں دو اطراف سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور تنویر نے محسوس کیا کہ آنے والے 10 افراد تھے، ایک طرف سے 6 اور 4 دوسری طرف سے آ رہے تھے۔ وہ اسی طرح خاموش پڑے ہوئے تھے اور پھر چند لمحوں بعد آنے والے پتھروں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئے۔ تنویر کی طرف سے 6 آدمی آ رہے تھے جبکہ مائیکل اور یارکی کی طرف سے 4 تھے۔ فائر! تنویر نے یک لخت سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی مشین گنوں کی فائرنگ کے ساتھ ہی دونوں اطراف سے چیخیں بلند ہوئیں اور وہ سب ہٹ ہو گئے، لیکن اسی لمحے کوئی چیز اڑتی ہوئی ان کے قریب آ گری اور پھر پورا ماحول سیاہ دھوئیں میں اٹسا گیا۔ اس گرنے والی چیز سے ہی وہ سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ سانس روک لو، تنویر نے تیز لہجے میں کہا، لیکن اسی کا اپنا ذہن بری طرح چکرایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی چپٹ پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔